नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। समय हो चुका है यूपी की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगे और अराजकता चरम पर थी, जबकि उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पहले आस्था पर प्रहार करते थे, आज वही सबसे बड़े आस्थावान बनने का ठेका ले रहे हैं। 17 के पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आप याद करिए ना, तब होली के अवसर पे दंगा, विजयादशमी और दुर्गा पूजा के समय दंगा, रामनवमी के समय दंगा, जन्माष्टमी के आयोजन को नहीं होने देते थे, कावड़ यात्रा नहीं निकलने देते थे। यानी जो आस्था को उस समय प्रहार करते थे, आज वे सबसे बड़े आस्थावान बनने का ठेका ले चुके हैं, सबसे बड़े आस्थावान बन रहे हैं। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधाएं खड़ी की, राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राम भक्तों पर गोलियां चलाई, राम मंदिर के मार्ग के लिए बाधाएं खड़ी करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े किए विरोध में, वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। जो लोग हमेशा आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, जिन्होंने अन्नदाता किसानों के हक को छीना, जिन्होंने व्यापारी और बेटी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया, आज वे लोग जब इन मुद्दों पर बड़े बड़े उपदेश देते हैं तो उनके उपदेश हास्यास्पद लगते हैं। और इसलिए बंधुओं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज ये विकास इसलिए हो पाया है क्योंकि सुरक्षा का माहौल है, डबल इंजन की सरकार है। बिना भेदभाव के विकास की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए संकल्पित ये सरकार है। और उस कार्य के साथ जब सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं, मैं यहां पे आपने पार्षद, महापौर, विधायक, सांसद ये सब चुने, ये सब चुनने का परिणाम क्या है? विकास इतनी तेजी के साथ हो रहा है, इतनी तेजी के साथ विकास भी आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक संबंधित मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक उनकी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों की जान गई है, उनके परिवारों को न्याय मिले और उनकी सभी मांगों को सरकार तत्काल स्वीकार करे। देखिए, बात एकदम साफ है। सरकार छात्रों की, युवाओं की मांग को स्वीकार करें। मंत्री खुद स्वीकार कर रहे थे, इसीलिए परीक्षा दोबारा हुई। मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि उनकी परीक्षा में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ और उसकी वजह से उन्हें दोबारा नीट की परीक्षा करानी पड़ी। तो न जाने कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए, और पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हुए। लगातार भारत सरकार के अंदर और भारत सरकार और यूपी सरकार में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा पेपर लीक कराएगा। अगर भारत सरकार पेपर लीक कराती है तो यूपी सरकार भी पेपर लीक कराती है। अगर वहां पर 150 पेपर लीक हुए हैं तो यहाँ पर 20 पेपर लीक हो चुके हैं। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हो, वहां लगातार पेपर लीक हो रहे हो। ये पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, पेपर लीक कराए जा रहे हैं, जिससे नौकरी न मिल, छात्रों को मिल जाए। और नौकरी के साथ साथ आरक्षण का सवाल उठता है। जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक सदन में हम लोग आवाज उठाते रहेंगे और जिन बच्चों की जान गई है, उनके परिवारों की जो मांग है वो मांग मानी जाए। कानपुर के बिल्हौर में कथित दहेज हत्या मामले में अदालत ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का बड़ा आदेश दे दिया है। आपको बता दें, पीड़िता की मां का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर नवविवाहिता तस्कीम की हत्या की गई थी, जबकि पुलिस ने पहले कार्यवाही नहीं की। हमारी बेटी की हत्या करी मोहिब खान ने, और इंतजार समा और आरिफ, दो सबकी साजिश थी। इन लोगों ने मेरी बच्ची को मरवा दिया। हम थाने गए, थाने में मेरी रिपोर्ट ना लिखी गई।
हम हर जगह गए, सब कहीं गए, हर अधिकारी पास गए, किसी ने मेरी रिपोर्ट लिखी नहीं। जब हमारी बेटी की सुनवाई नहीं हुई, हम सब कहीं थक गए जाते जाते, हमने कोर्ट का सहारा लिया और हमारी बच्ची को न्याय मिला और जल्द से जल्द वो सलाखों के पीछे होंगे। क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? हमारी बेटी की हत्या करी मोहिब खान ने। इन लोगों की शरारत थी, इन लोगों ने सीखे हमारी बेटी को मरवाया। कहाँ शादी की थी? शादी गुमटे पे की थी। कौन लोग हैं जिन लोगों ने आपकी बेटी की हत्या की? वो थे का नाम आरिफ और उसके बाप का नाम हामिद खान और आरिफ खान हमारे दामाद का नाम, और इसका बहन और बहनोई उसी के कहे पे चलता था। उनके क्या नाम है? इंतजार, समा और आरिफ। और मोहिब खान ने करी, मिला हुआ था। मोहिब खान कौन है? मोहिब खान डॉक्टर है, वो उसका मिला हुआ था। पहले से ही इन लोगों का कुछ लेना देना हुआ, कुछ भी हुआ हम समझ नहीं पाए। हमने जब पैसे का इंतजाम कर दिया था तो हमारी बच्ची को जल्दी से जल्दी डॉक्टरों, अच्छे डॉक्टरों के यहाँ ले जाना चाहिए था। कोर्ट ने आपकी बेटी के हक में एक आदेश किया है कि 15 दिन के अंदर FIR लिख के कोर्ट को सूचित किया जाए। अब हम कोर्ट की कार्रवाई को लेकर आप क्या कहती हैं? बहुत अच्छा करा, हम लोग की मेहनत वसूल हुई, हमने दौड़ लगाई कोर्ट में, हमने रातों दिन एक करा, हमें न्याय मिला। कोर्ट से आप किस सजा की मांग करती हैं? हम तो मांग तो यही करते कि जैसे हत्या मेरी बेटी की हुई ऐसे ही इनकी हत्या होए, इनको फांसी होए, इनको फांसी होए, हम तब सुकून में बैठेंगे, नहीं तो वरना हम बैठने वाली नहीं है। एक्चुअली में ये नसरीन बिल्लाहौर के रहने वाली हैं और ये मेरे पास ये कह करके आई थी कि इनकी बेटी एक है, तस्कीन नाम उनका, उनकी हत्या उनके ससुराली जन ने कर दिया है। तो उन्होंने ये बताया कि उनकी बेटी के पित्त की थैली में पथरी थी और ये लोग दहेज मांगते थे और इसी वजह से उन्होंने एक ऐसे हॉस्पिटल में जा कर के इलाज करवाया जहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधाएँ नहीं थी, इवन डॉक्टर भी उसके पास भी कोई डिग्री नहीं थी। उनका नाम है डॉक्टर मोहिब खान। तो इसमें जो तस्कीन के जो पति थे, शौहर थे, वो और उनके नंद और नंदोई और डॉक्टर मोहिब खान, ये सब लोग सम्मिलित थे और इन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत इनकी हत्या कर दी। तो मामले में सर क्या आदेश हुआ है? इस मामले में मैंने प्रार्थना पत्र 173(4) के तहत डाला और वो प्रार्थना पत्र मेरा स्वीकार किया गया और उस प्रार्थना पत्र के आधार पर माननीय न्यायालय ने 15 दिवस के अंदर प्रथम पोषण रिपोर्ट दर्ज करके माननीय न्यायालय को अवगत कराने के लिए आदेश किया है। कितना समय उनको इस मुकदमे में लड़ने में लगा? हाँ, ये आपको बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि इसमें काफ़ी समय लग गया इनको। पहले इन्होंने प्रार्थना पत्र डाला था तो वो किसी तरीके से लोअर कोर्ट में खारिज कर दिया गया था और खारिज करने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बहुत ही मैं उनकी हिम्मत की दाद दूंगा नसरीन जी की। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कहा कि वकील साहब इसमें आगे क्या हो सकता है। हमने कहा इसमें आप रिवीजन करिए, रिवीजन से आपको यहाँ पर सहायता मिल सकती है, फ़ायदा मिल सकता है। मैंने रिवीजन किया और सारे फैक्ट माननीय न्यायालय के सामने रखे। माननीय न्यायालय ने सारे फैक्ट को सुनने के बाद जो लोअर कोर्ट का आदेश था उसको खारिज कर दिया और खारिज करने के बाद आदेश कर दिया और आदेश करने के बाद लोअर कोर्ट फिर से दोबारा भेज दिया। लोअर कोर्ट ने फिर इसमें 173(4) की प्रार्थना स्वीकार किया और FIR का आदेश करने का आदेश कर दिया। किस तरह का सजा का प्रावधान है उक्त मामले में? देखिए, मामला दहेज हत्या का है और तस्कीन जो बेटी थी जिसकी हत्या की गई है उसकी शादी 2014 में हुई थी, 2024 में हुई थी। लिहाजा इसमें दहेज हत्या का मामला बनता है और दहेज हत्या के मामले में कम से कम 7 साल का सज़ा का प्रावधान है और मैक्सिमम जो इसमें सज़ा का प्रावधान है वो आजीवन कारावास तक है। सर एक और आपसे जानकारी चाहेंगे, जो लोग उक्त गंभीर जैसे मामलों में हताश और टूट निराश हो जाते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति एक प्रार्थना पत्र देता है कि उसकी प्रार्थना पत्र प्रथम पोषण रिपोर्ट लिखी जाए और यदि समय से उसका नहीं लिख पाती है और बाय द वे मान लो लोअर कोर्ट उसको खारिज कर देता है तो उनको हताश नहीं होना चाहिए। उस आदेश के खिलाफ उनको रिवीजन करना चाहिए और उस रिवीजन में जा करके अपने सारे फैक्ट रखने चाहिए और यदि आप माननीय न्यायालय को संतुष्ट कर देते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा और आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी।
बिल्हौर में समाजवादी पार्टी ने जंतर मंतर पर छात्रों के कथित लाठीचार्ज और विपक्षी नेताओं को नजरबंद किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम एसीपी को ज्ञापन सौंपा है। सपा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, पेपर लीक पर सख्त कार्यवाही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बड़ी मांग उठाई है। आज़ादी के बाद में अगर कोई आज तक के सबसे ज़्यादा अगर कोई दिन था वो 20 तारीख था, जिस दिन छात्रों पर उनकी बात ना सुन के उनके ऊपर लाठियां चलाई गईं। वो माता पिता के सपने टूटे हैं, जिन्होंने न जाने कितने सपने देखे थे, उनको पढ़ाया, वो बात करने को लेकर गए और तानाशाह सरकार ने उन पर लाठियां चलाई। ये सरकार डरी हुई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये तानाशाह सरकार है। 12 साल केंद्र के हो गए, 10 साल पूरे होने को हैं उत्तर प्रदेश को। तो ये लोग जान रहे हैं क्योंकि जनता पूरी तरीके से आक्रोशित है और पूरी तरीके से जनता बदलाव के मूड में है। आज क्योंकि पहले किसान धरने पर बैठा, 700 किसान शहीद हुए, फिर उसके बाद छात्र, तो समाजवादी लोग बिना जात धर्म मजहब के, हमेशा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का सपना था रोटी कपड़ा और मकान, उसी नारे को छात्र किसान महिलाओं को नारे को आगे बढ़ाने को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। किसी के साथ जुल्म और जाति अत्याचार होती है तो हमारी पार्टी कभी भी उसको ये नहीं देखती है आप किस समाज के हो। बहराइच में कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक कर दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्षी नेताओं के साथ कथित बर्बरता का विरोध किया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के हाउस अरेस्ट से रिहा होने के बाद कार्यकर्ताओं ने पीपल चौराहे पर सड़क जाम कर लगातार प्रदर्शन किया। लगातार राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। कितने सारे छात्रों के साथ वो लगातार मिले हैं। जो छात्र इसमें फांसी लगाकर जहर खा के मर गए, उनके परिजनों से भी मिले हैं। पता नहीं कितने कोचिंग सेंटर जो लोग चलाते हैं, जिनको इस सरकार की जो दुर्भावना उसका सामना करना पड़ रहा है, उनके जो है शिक्षकों से उन्होंने मुलाकात की है। तो ये कहना गलत है कि राहुल गांधी जी इसके पहले कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो। लगातार इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए राहुल गांधी जी पिछले 10-12 सालों से लगातार क्षेत्र में आवाज उठाते हुए दिख रहे हैं और जरूर उनकी मेहनत एक न एक दिन रंग लाएगी। हाथरस महिला थाना पुलिस की काउंसलिंग से एक बिखरा परिवार फिर से जुड़ गया है, जहां पति पत्नी के बीच चल रहा विवाद आपसी सहमति से समाप्त हो गया। महिला थाने प्रभारी ऋतु तोमर ने मिशन शक्ति फेज 5 के तहत दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराई, जिसके बाद पति और ससुराल पक्ष ने भविष्य में मारपीट व अभद्र व्यवहार न करने का भरोसा दिलाया है। वाराणसी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथों में हथकड़ी बांधकर नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। अयोध्या में गुरुवार को संत समाज की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें देश भर से 250 से 300 संत, महंत और धर्माचार्य शामिल होंगे। बैठक में राम मंदिर से जुड़े हालिया विवाद, श्रद्धालुओं के विश्वास, पूजा व्यवस्था और संत समाज की भूमिका सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन होगा। नहीं हुई जो घटना नहीं भी हुई, ऐसे बातों का भी दुष्प्रचार करने वाले कुछ लोग लगे हैं। कुछ लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं। संत महापुरुष जन बैठ करके उन सारी बातों का निराकरण हो और जो आस्थावान हैं वो सही बातें जान करके और उस चीज़ से जुड़े रहें। और संत महापुरुष हमारे अपने भक्तों में भी और आपके सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक चैनल के द्वारा, पेपर के द्वारा जो लोग पढ़ करके जान करके समझ रहे हैं, उनके सामने सारी चीज़ें सत्यता आए, ऐसा एक प्रयास आज संत महापुरुष जन अपने बैठक में करेंगे। बैठक होने जा रही है, उस किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी और किस तरह के संतों को बुलाया गया है? देखिए, मुद्दे क्या हैं ये तो संत ही बताएंगे, ठीक है ना। और
चर्चा किन मुद्दों पर होगी ये भी संत बताएंगे। और मुझे लगता है अयोध्या के अधिकांश सभी संत आने वाले हैं, क्योंकि संतों ने भी सूचना दी है, कुछ लोगों से और भी सूचना पहुंचाई गई है। और एक बार अयोध्या में जो विगत दिनों से कुछ चर्चाएं चल रही थी, धीरे धीरे लोग ध्यान में आ रहा था कि लोग चाहते हैं, जो लोग शामिल हो रहे थे, कि अयोध्या का जो वैभव लोगों की आंखों में गड़ने लगा है। इन सब परिस्थितियों में आज 50,000 लोग यहाँ आते हैं पर डे। हम लोगों ने अभी सर्वे किया, जो लोग कह रहे थे कि अयोध्या ऐसा वैसा, सब दुनिया भर की बातें हैं। और यदि एक आदमी गिरी हालत में 1,000 रुपये भी खर्च करता है तो बहुत बड़ी बात है। यह अयोध्या विरोधियों को पसंद नहीं हो रहा है, वो पचा नहीं पा रहे हैं। जिन लोगों ने अयोध्या को अभिशप्त जैसा करके रखा था, अयोध्या कभी आए नहीं, कभी राम जन्मभूमि गए नहीं, दर्शन नहीं किया, तो संत उन सब बातों का पटक्षेप करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में सीईओ की नियुक्ति फिलहाल टल गई है, जबकि प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए सचिव और आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्ति करने का बड़ा फैसला किया गया है। लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर वेंडिंग जोन से दुकानदारों को हटाए जाने के विरोध में व्यापारियों ने नाराजगी जताई है, अपनी आजीविका पर संकट का मुद्दा उठाया है। दुकानदारों का कहना है कि वर्षों से यहां रोजगार चला रहे हैं, ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था के बिना हटाना उनके परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर देगा। व्यापारियों ने नगर निगम से वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने और वेंडिंग जोन के मूल उद्देश्य के अनुरूप उनकी आजीविका सुरक्षित रखने की बड़ी मांग की है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले